हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है द क्वर्की एंड द चार्मिंग। एपिसोड की शुरुआत इस सीरीज़ की फीमेल लीड ईरान से होती है, जो कि एक होटल रूम में सो रही थी। उसके पास एक लड़का भी सो रहा था, पर उसका फेस हमें अभी दिखाया नहीं जाता। ईरान आधी नींद में उस लड़के की बॉडी को टच कर रही थी, जिसे देखकर वो लड़का जब उसे टोकता है तो ईरान की नींद खुल जाती है। वो उस लड़के को देखकर इतना शॉक हो जाती है कि वो उसे लात मारकर बेड से गिरा देती है। अब ये चीज़ ईरान का सपना थी या फिर रियलिटी है तो हमें आगे ही पता चलेगा, पर प्रेजेंट टाइम में हम ईरान को चॉकलेट की कॉस्ट्यूम पहनकर एक शॉप के बाहर पैम्पलेट बांटते हुए देखते हैं। ईरान उस शॉप में काम करती थी और आज वैलेंटाइंस डे पर उस शॉप में एक फुल पैकेट चॉकलेट के साथ एक बैलून फ्री दिया जा रहा था। ईरान उसी चीज़ का पैम्पलेट बांट रही थी। उसका काम खत्म होने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड नियान को वैलेंटाइंस डे के लिए मिलने बुलाती है, पर उसका बॉयफ्रेंड काम में बिजी होने का बोलकर उसे मिलने से मना कर देता है। इसके बाद वो फिर से अपने काम में बिजी हो जाती हैं। अब यहाँ पर ईरान का बॉस बहुत ही बुरा पर्सन था। वो तो एक्सपायर आइटम्स को भी सेल करता था, उन्हें फेंकता नहीं था। ईरान जब उन्हें ऐसा करने से मना करती है तो उसका बॉस उस पर ही गुस्सा करने लग जाता है। उसके मुताबिक ये आइटम्स बस 1-2 दिन पहले एक्सपायर हुए हैं, तो उन्हें खाने से कुछ भी नहीं होगा। ईरान बॉस के अगेंस्ट जाकर एक्सपायर चीज़ें फेंक तो नहीं सकती थी, पर जब शॉप में एक बच्चा एक्सपायर चॉकलेट लेने के लिए आता है तो शी उसे देने से मना कर देती है, ताकि उस बच्चे को उस एक्सपायर चॉकलेट से कोई हार्म ना हो। ये चीज़ देखकर उसका बॉस उसे बहुत डांटता है। तभी वहाँ पर उस बच्चे की माँ आ जाती है, जो कि उसके बच्चे को चॉकलेट ना मिलने की वजह से गुस्सा थी, पर वो कन्फ्यूजन में यहाँ पर ईरान की बॉस को थप्पड़ मारकर उन्हें गाली देकर चली जाती है। इस चीज़ से ईरान का बॉस उस पर काफ़ी गुस्सा था कि वो उसे जॉब से निकाल देता है। ईरान को भी ऐसी शॉप पर घटिया बॉस के साथ काम नहीं करना था, इसीलिए वो भी खुशी खुशी जॉब छोड़ने के लिए राज़ी हो जाती है। पर इससे पहले वो उसे इस महीने की सैलरी मांगती है, जो कि उसका बॉस उसे देने से मना कर देता है। तब ईरान उसकी शॉप की कंप्लेंट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, पुलिस, मीडिया और हेल्थ डिपार्टमेंट को करने की धमकी देती है, क्योंकि 1 वीक पहले ईरान ने ऐसी शॉप से एक फूड आइटम खाया था जो कि एक्सपायर था, जिसके बाद उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। इसका मेडिकल रिपोर्ट भी उसके पास था और उस मेडिकल रिपोर्ट के जरिए वो अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करके ये शॉप बंद करवा सकती थी। जिसकी ये बात सुनकर उसका बॉस उसे सैलरी तो दे देता है, लेकिन सिर्फ आधी ही, और बाकी सैलरी उसी दुकान से खाना लेकर खाने के लिए काट लेता है, भले ही वो एक्सपायर आइटम्स थे। ये सुनकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें ईरान की लाइफ दिखाई जाती है। वो भले ही एक लोअर मिडिल क्लास हो, पर उसे हमेशा से एक लग्जरी लाइफ जीनी थी। ऐसे सपने को पूरा करने के लिए वो हर एक छोटे मोटे जॉब्स करती थी, फिर भी वो किसी तरीके से अपना खर्चा चला रही थी। उसकी वजह से, उसके स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड नेचर की वजह से वो ज़्यादातर टाइम एक जॉब पर टिक नहीं पाती थी। दूसरी तरफ हम इस सीरीज़ के मेल लीड शाओ को देखते हैं, जो कि स्प्रिंग सी रिजॉर्ट के हाउसकीपिंग डायरेक्टर था। शाओ अपने काम को बहुत ही सीरियसली लेता था। अगर किसी कस्टमर की कोई कंप्लेन होती तो वो खुद उसे सॉल्व करने के लिए आ जाता था। आज भी ऐसे ही एक वीआईपी कस्टमर खराब पानी को लेकर होटल स्टाफ को कंप्लेन कर रही थी। स्टाफ को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस कस्टमर को हैंडल कैसे करे, तो शाओ खुद उस वीआईपी कस्टमर के पास जाता है और उनके रूम के बाथरूम के शावर के पानी को पी जाता है, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि उनके होटल का पानी बिल्कुल साफ है। बाथरूम का हर आइटम जर्मनी से लाया गया है और पाइपलाइन का पानी भी अपने आप ही प्योरीफाई हो जाता है। साथ ही वो उस वीआईपी कस्टमर को उनका न्यू ओशन व्यू सूट और डिशेस फ्री में ट्राई करके रिव्यू देने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए वो कस्टमर भी खुशी खुशी तुरंत मान जाती है। ये सब सिर्फ शाओ का एक मार्केटिंग प्लान था, ताकि लग्जूरियस चीज़ों को ट्राई करने में वो लोग इतना बिजी हो जाए कि होटल की ख़राब चीज़ों के बारे में भी भूल जाए, और उसका ये प्लान काम भी आ जाता है। भले ही बाथरूम का पानी पीने की वजह से उसका पेट थोड़ा सा खराब हो, पर उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद शाओ के असिस्टेंट लिन से उसे खबर मिलती है कि उनके होटल चीफ के डिज़ाइनर सूट का एक बटन खो गया है और अब वो उन्हें होटल में नहीं मिल रहा है। लेकिन शाओ ने पहले ही इसका सोल्यूशन निकाल लिया था। सिटी में एक शॉप है जहाँ पर उस बटन जैसा ही सेम बटन बनाया जाता है। शाओ ने वहाँ की एक एम्प्लॉय से बटन की बात कर ली है, उन्हें सिर्फ वहाँ पर जाकर वो लाना होगा। परलिन 18 घंटे से वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था, उसे अब रेस्ट चाहिए था। वो शाओ की तरह नहीं है, जो कि बिना सोए इतने टाइम ड्यूटी कर पाए। उसकी ये बात सुनकर शाओ खुद वो बटन लेने जाने का डिसाइड करता है, जिसके बाद वो मीटिंग के लिए चला जाता है। इधर ईरान एक रेस्टोरेंट में अपने बॉयफ्रेंड नियान को एक दूसरी लड़की के साथ पकड़ लेती है। नान यहाँ पर काम का बहाना करके एक दूसरी लड़की के साथ उसे चीट कर रहा था।
इस बात से वो इतना गुस्सा होती है कि नियान के फेस पर पानी फेंककर उसे गाली देकर वहाँ से चली जाती है। इवनिंग को वो यही बात अपनी फ्रेंड पान को बताती है। पान भी नियान की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। ईरान नियान को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी। उसने तो सोचा ही नहीं था कि उन दोनों का ब्रेकअप इस तरीके से वैलेंटाइंस डे पर होगा। ऊपर से अगले दिन ईरान का बर्थडे भी है, इसीलिए उसका मूड ठीक करने के लिए पान उसे स्प्रिंग सी रिजॉर्ट होटल का एक रूम की गिफ्ट देती है, ताकि एक रात के लिए सही है पर ईरान 5 स्टार होटल में एक लग्जूरियस लाइफ जी सके। रूम का बिल पान ने पहले ही पे कर दिया था। अब पान से ये गिफ्ट पाकर वो काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद ईरान पान को वही बटन देती है जिसे शाओ ढूंढ रहा था। शाओ ने उस बटन को लाने के लिए पान को ही कांटेक्ट किया था और पान ने ईरान को वो बटन शॉप से लेने के लिए कहा था, पर पान का आज एक म्यूजिक परफॉर्मेंस था, इसीलिए वो ईरान को वो बटन लेकर उसी रोड साइड रेस्टोरेंट में वेट करने के लिए बोलती हैं। कुछ देर बाद शाओ वो बटन लेने के लिए आ जाता है, जिसके लिए ईरान भी राजी हो जाती है और पान के जाने के बाद वो वहीं पर ड्रिंक करके शाओ का वेट कर रही थी। वहीं मीटिंग में भी शाओ का पेट बाथरूम का खराब पानी पीने की वजह से प्रॉब्लम दे रहा था, पर फिर भी वो मीटिंग कंटिन्यू करने लगता है। वो हमेशा खुद से भी ज़्यादा अपनी ड्यूटी को इम्पोर्टेंस देता था। यहाँ पर वैलेंटाइंस डे के लिए शाओ ने पूरे होटल में बहुत सारे रोमांटिक डेकोरेशन करवाए थे। होटल के बाहर कोने में एक इमरजेंसी फ्लावर बॉक्स रखा गया था, ताकि किसी भी कस्टमर को अपनी गर्लफ्रेंड को फ्लावर देने के लिए परेशान ना होना पड़े। वीआईपी सूट्स में भी उसने 50% ऑफ दिया था, ताकि कपल्स उन्हीं रूम को बुक करें। उन रूम को बुक करने पर कपल्स को एक कैंडल लाइट डिनर भी फ्री दिया जाएगा। शाओ के ये सारे प्लान्स होटल स्टाफ को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, सिवाय होटल एचआर ओजी की बजाय। वो यहाँ पर शाओ को कोई क्वेश्चन पूछता उससे पहले शाओ मीटिंग खत्म करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ओजी और शाओ के बीच हमेशा नोकझोंक चलती रहती थी। ओजी तो शाओ को ज़रा भी पसंद नहीं करता था। कुछ देर बाद शाओ अब ईरान से मिलता है और उससे वो बटन लेता है। साथ ही वो ईरान से वहाँ पर मौजूद पब्लिक टॉयलेट के बारे में पूछता है। तब वो उसके पास ही एक स्ट्रीट में मौजूद पब्लिक टॉयलेट तक लेकर जाती है, जो कि बहुत ही गंदा था, लेकिन शाओ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो उसे यूज़ करना पड़ता है। लेकिन इस टॉयलेट में काफ़ी अंधेरा था, इसीलिए वो ये को बाहर ही रुकने के लिए बोलता है, लेकिन उसे ड्रंक होने की वजह से वॉमिटिंग हो रही थी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। ईरान के अचानक चले जाने से और उस टॉयलेट की गंदगी से शाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा था और ऊपर से वो बटन उस गंदे टॉयलेट में गिर जाता है। शाओ किसी तरीके से 2 स्टिक की मदद से उस बटन को रुमाल में बांधकर होटल तक लेकर आता है। फिर वो लिन को उस बटन को साफ करके उनके होटल चीफ को देने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो नहाने चला जाता है। इधर ईरान उसके 5 स्टार होटल में रहने के लिए आ गई थी, जहाँ पर एक रात के लिए एक रूम उसे पान से गिफ्ट मिला था। रूम पहुंचकर ईरान पूरे रूम को एक्सप्लोर करने लग जाती है। वो बाथरूम में नहाती है और ड्रिंक करती है और जोर से उसे गाना गाकर एंजॉय करती है। लाइफ में पहली बार एक 5 स्टार होटल में रहकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। दूसरी तरफ शाओ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने ही वाला था कि तभी उसे होटल स्टाफ से कॉल आता है कि रूम नंबर 8020 का कस्टमर बहुत ज़ोर से गाना गा रहा है। पास वाले रूम के कस्टमर्स इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं और ये ईरान का ही रूम था। शाओ उसे समझाने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो ईरान का रूम है और उसने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी कि वो उसकी बात सुनने के लिए होश में ही नहीं थी। ऊपर से वो शाओ को अपना बॉयफ्रेंड नियान समझकर उसे हक कर लेती है और उसे छोड़ ही नहीं रही थी। किसी तरीके से वो ईरान को बेड पर सुला तो देता है, लेकिन वो उसका अपना बॉयफ्रेंड नियान समझकर गुस्से में उसके सर पर एक बॉटल मार देती है, जिससे शाओ वहीं पर बेहोश होकर सो जाता है और उसके पास ईरान भी सो जाती है। अगली सुबह अब जब शाओ का असिस्टेंट लिन उसे ढूंढता हुआ उसके रूम तक आता है, तो शाओ तो वहाँ पर नहीं था, क्योंकि शाओ तो ईरान के रूम में बेहोश पड़ा हुआ था। वहीं ईरान नींद में शाओ की बॉडी को टच कर रही थी, जिसे देखकर शाओ उसे रोकता है। अब अचानक से शाओ को अपने पास लेटा हुआ देखकर वो इतनी ज़्यादा शॉक थी कि उसे लात मारकर बेड से गिरा देती है। और ये वही सीन था जो कि हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। अब जाकर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक ही बेड में कैसे सोए थे। शाओ फिर उसे कल रात की सारी बातें बोलता है कि कैसे ईरान ने उसके सर पर बॉटल मारकर उसे बेहोश करवा दिया था। उसके सर में लगी चोट इस बात का प्रूफ है। ईरान को भी अपनी गलती समझ में आ गई थी, इसलिए वो शाओ को कुछ ज़्यादा नहीं बोलती। जिसके बाद शाओ वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद होटल से चेकआउट करने के लिए ईरान रिसेप्शन में जाती है, पर वहाँ उसे पता चलता है कि रूम के लिए पान ने पहले ही पे कर दिया था, पर उसने जो रूम में मौजूद मिनी बार से ड्रिंक्स पी है उसके 600 युआन का बिल उसे पे करना होगा। ईरान को तो इस बारे में पता ही नहीं था। उसे लगा कि वो मिनी बार रूम फीस के साथ इंक्लूडेड है और रूम में मौजूद कार्ड इतना छोटा है
कि उसने तो वो देखा भी नहीं और उसी कार्ड में मिनी बार की प्राइसेस मेंशन होते हैं। अब मजबूरी में उसे 600 युआन पे करना पड़ता है, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा थे। फिर जब वो बाथरूम में थी तो वहाँ पर उसे गुआर लुयन नाम की होटल स्टाफ की दोनों लड़कियों की बातें सुनाई देती हैं, जो कि उसी के बारे में बुरा भला बोल रही थी। उन दोनों को पहले पता नहीं था कि वहाँ पर ईरान उनकी बातें सुन रही है। फिर जब वो ईरान को देखती है तो दोनों उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं, पर ईरान यहाँ पर उनके 5 स्टार होटल को बुरा भला बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके मुताबिक उनके होटल से कई ज़्यादा अच्छे होटल सिटी में मौजूद हैं, जिनका प्राइस भी उनके होटल जितना नहीं है, साथ ही खाना और सर्विस भी उनसे ज़्यादा अच्छी है। घर आने के बाद ईरान अब उनके स्प्रिंग सी रिजॉर्ट होटल के बारे में एक बुरा रिव्यू सोशल मीडिया पर लिख देती है। तो इसके बारे में जब होटल पीआर शू को पता चलता है तो वो इसके लिए ज़रा भी टेंशन नहीं लेती, क्योंकि वो शाओ को एक कंपटीशन की तरह लेती थी। अगर होटल की हॉस्पिटैलिटी को बुरा रिव्यू मिल रहा था तो इससे शाओ का इमेज खराब होगा, और यही शू चाहती थी। इसके बाद हमें शाओ और ईरान की डेली लाइफ दिखाई जाती है। एक तरफ जहाँ पर ईरान केयर फ्री, इनडिसिप्लिन, मेसी लड़की थी, तो वहीं शाओ एक डिसिप्लिन, वर्कोहॉलिक और रिस्पॉन्सिबल पर्सन था। देखकर ही लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं, भले ही उनकी सोच हो या फिर उनकी लाइफस्टाइल। वहीं आज ईरान का बर्थडे था और शाओ के लिए भी आज सबसे बड़ा दिन था। आज स्टार होटल इंडस्ट्री डेवलपमेंट समिट था, जहां पर सभी होटल एम्प्लॉयज़ और बड़े बड़े होटल की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को रिव्यू करके उन्हें प्रमोशन भी दिया जाएगा। इस समिट के लिए होटल के इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे, जो कि होटल की अच्छे परफॉर्मेंस को रिव्यू करके अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। इस समिट में पीआर हेड शू गेस्ट का वेलकम कर रही थी, पर जब वो एक गेस्ट को होटल स्टाफ को मोलेस्ट करते हुए देखती है तो वो पहले तो उस गेस्ट के लेग पर अपने हील से वार करती है, फिर सिक्योरिटी को बोलकर उस गेस्ट को इस मीटिंग से बाहर निकलवा देती है। शो के मुताबिक कोई भी कितना भी ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टर या फिर बिजनेसमैन क्यों ना हो, वो किसी लड़की को मोलेस्ट नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर शाओ आता है, जिसके साथ बात करते हुए शो मीटिंग में जाने लगती है। यहाँ पर शो ब्राइट प्लैटिनम होटल में और शाओ स्प्रिंग सी होटल में काम करता था। दोनों होटल के ओनर एक ही थे, पर इन दोनों में अपने होटल को अच्छा रिव्यू मिलने को लेकर हर टाइम कंपटीशन चलता रहता था। शू तो शाओ और उसके होटल को नीचे दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। इसीलिए आज भी जब उनके होटल को लेकर प्रेजेंटेशन चल रही थी, तब शू जानबूझकर स्प्रिंग सी रिजॉर्ट होटल को मिले नेगेटिव रिव्यू वहाँ पर आए हुए लोगों को दिखाती है, ताकि वो शाओ को नीचे दिखा सके और ये प्रूव कर सके कि वो अपने होटल को शाओ से ज़्यादा अच्छे से संभाल रही है। शाओ के होटल को तो नेगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं, लेकिन शाओ इस नेगेटिव रिव्यू को भी अपनी बातों से घुमाकर वहाँ पर आए हुए लोगों का दिल जीत लेता है। उसके मुताबिक उनकी होटल वेबसाइट पर सिर्फ ये एक ही नेगेटिव रिव्यू आया है, और ये नेगेटिव रिव्यू उनके लिए अच्छी बात है। इस कस्टमर के इस रिव्यू से वो लोग अपने मिस्टेक को सुधार कर अपने होटल की हॉस्पिटैलिटी को और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इस नेगेटिव रिव्यू से ये भी प्रूफ होता है कि वो लोग दूसरे लोगों की तरह अच्छा रिव्यू बाय नहीं करते। उनके होटल को मिले हुए रिव्यूज़ अनबायस्ड हैं। फिर समिट मीटिंग खत्म होने के बाद जब शाओ उस नेगेटिव रिव्यू के बारे में छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि वो रिव्यू और किसी ने नहीं बल्कि ईरान ने दिया था। साथ ही उसे होटल रिसेप्शन स्टाफ में काम करने वाली लड़की से पता चलता है कि वो बाथरूम में अपने दोस्त के साथ ईरान के बारे में बुरी बातें बोल रही थी, क्योंकि ईरान ने रूम की मिनी बार से ड्रिंक्स पी ली थी, जिसका बिल भी वो काफ़ी मुश्किल से पे कर पाई थी। उनकी ये सब बातें वहाँ पर मौजूद ईरान ने सुन ली थी, जिससे गुस्सा होकर ही उसने वो नेगेटिव रिव्यू उनके होटल को दिया है। अब कस्टमर के लिए उसका ये ख़राब बिहेवियर देखकर शाओ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। उसे भी बहुत से कस्टमर पसंद नहीं आते, स्पेशली ईरान को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका होटल स्टाफ कस्टमर के साथ मिसबिहेव करे। कस्टमर जब तक इस होटल में रहते हैं उन्हें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन गुई ने कस्टमर की इंसल्ट करके बहुत ही बड़ी गलती की थी। उसकी इस हरकत की वजह से उनके होटल को नेगेटिव रिव्यू मिला है, जो कि उनके होटल बिजनेस के लिए बहुत ही बुरा है। इसीलिए शाओ उसे जॉब से निकल जाने को बोलता है। अब गुई की काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर भी वो उसकी बात नहीं सुनता, जिसके बाद शाओ अपने असिस्टेंट के साथ यू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो अब ईरान के साथ एक डील करके उसे उसके होटल का नेगेटिव रिव्यू पॉजिटिव में बदलना चाहता था। ईरान की दोस्त पान से उसे उसकी लोकेशन मिल चुकी थी, जहां पर ईरान इस टाइम एक हॉरर मूवी की शूटिंग कर रही थी। वहां वो एक गोस्ट का छोटा सा रोल कर रही थी। शूटिंग के बीच में शाओ वहां पर ईरान को ढूंढता हुआ घुस जाता है, इसलिए डायरेक्टर शूटिंग वहीं पर रोककर लंच ब्रेक दे देता है। तो इसके बाद ईरान जब बाकी क्रू मेंबर्स के साथ लंच कर रही थी तो उसे वहाँ पर शाओ की बातें सुनाई देती हैं, जो कि उसी के बारे में बात कर रहा था।
ईरान ने उस टाइम घोस्ट का मेकअप करके रखा हुआ था, इसलिए शाह उसे पहचान नहीं पा रहा था। वो उसी के बारे में बुरा भला बोल रहा था कि हॉरर मूवी की शूटिंग कर रही है, दिखती भी एकदम घोस्ट की जैसी है। शाह की ऐसी बातें सुनकर ईरान गुस्से में एक स्कल शाह की तरफ फेंकती है, जिससे डर कर वो वहाँ से भाग जाता है। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस हॉरर मूवी की शूटिंग के बीच ईरान को ढूंढे, इसीलिए वो उसके घर जाकर उससे मिलने का डिसाइड करता है। ईरान का घर का एड्रेस निकालने के लिए शाहपान से मिलने जाता है और उसके सामने ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि वो अपने खराब बिहेवियर के लिए ईरान से माफ़ी मांगना चाहता है। वो तो उसका कॉल भी नहीं उठा रही और उसे शूटिंग सेट पर भी नहीं मिली, इसीलिए वो उसके घर जाना चाहता है। शाह का ये प्लान काम भी आ जाता है। पान उसकी बातों में आकर उसे ईरान के घर का एड्रेस बता देती है। साथ ही उसे पान से ईरान के बर्थडे के बारे में पता चलता है, इसीलिए वो मॉल जाकर एक एक्सपेंसिव स्किन केयर किट ईरान के लिए खरीदता है। तभी उसे वहाँ पर शो मिलती है। शो उसे देखकर उसे फ्लर्टिंग कर रही थी, उसे डिनर पर भी इन्वाइट कर रही थी, लेकिन वो उससे ज़्यादा बात नहीं करता और क्लाइंट से मिलने जाने का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। इधर ईरान अपने बर्थडे के लिए केक ऑर्डर करती है, पर 1 घंटा बीत जाने के बाद भी वो केक डिलीवर नहीं होता। वो डिलीवरी वुमेन को कॉल करती है, जो उसे जल्दी पहुंचने का प्रॉमिस करती है। कुछ देर बाद वो डिलीवरी वुमेन आकर ईरान का केक डिलीवर करती है और उसे अच्छे रिव्यू देने को बोलती है, पर इतनी देर बाद डिलीवरी होने को लेकर ईरान पहले से ही गुस्सा थी, तो वो अच्छे रिव्यू भी उसे क्यों दे। लेकिन जब वो उस डिलीवरी वुमेन की छोटी बच्ची को उसके साथ देखती है तो उसे उस लेडी के लिए काफ़ी बुरा फील होता है, क्योंकि वो एक सिंगल मदर थी जो कि अपने काम के साथ अपने बच्चे को भी संभाल रही थी। इसीलिए वो उस लेडी की बच्ची को अपने केक का एक पीस दे देती है और उस डिलीवरी वुमेन को भी अच्छे रिव्यूज़ देने का प्रॉमिस करती है। उस डिलीवरी वुमेन के जाते ही वहाँ पर शाह आ जाता है, जो ज़बरदस्ती ईरान के घर में घुस जाता है और उसके बोलने पर भी वो बाहर नहीं जाता। ईरान का घर काफ़ी मेसी था। किस तरीके से अब वो एक जगह ढूंढकर शाह सोफे पर बैठ जाता है और फिर ईरान को एक डील ऑफर करता है, जिसके बेसिस पर वो ईरान को 3 दिन तक उनके होटल की सबसे लग्जूरियस सूट में रहकर वहाँ का खाना और बाकी सर्विस यूज़ करके उनके होटल को लेकर एक अच्छे रिव्यू देने को बोलता है। और अगर उनके होटल सर्विस में कोई भी कमी है तो वो उसे भी पॉइंट आउट करने को कहता है। ये पहले तो इस ऑफ़र को मना कर देती हैं, पर जब शाह से इस काम के लिए $200 ऑफ़र करता है तो वो तुरंत ही इस डील को एक्सेप्ट कर लेती हैं। पर जब ईरान अपना सामान पैक करने जाने वाली थी तो वो अपने बिखरे हुए सामान में उलझकर शाह पर गिर जाती हैं, जिस दौरान थोड़ी देर के लिए दोनों करीब आ गए थे। इससे वो दोनों काफ़ी एम्बैरस फील करते हैं। कुछ देर बाद शाह अब ईरान को उनके स्प्रिंग सी रिजॉर्ट होटल में लेकर जाता है, जहाँ इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से ईरान को वेलकम किया जाता है। दूसरी तरफ गुई जॉब से निकल जाने की वजह से दुखी थी। तब उसकी फ्रेंड, जिसका नाम मो है, वो उसे ईरान से माफ़ी मांगकर अपना जॉब वापस लेने की एडवाइस देती हैं। इस टाइम पर ईरान होटल में ही थी। अगर ईरान गुई को माफ़ कर देती हैं तो शायद शाह उसे फिर से जॉब पर रख ले। गुई को भी ये एडवाइस बहुत ही सही लगती है। इधर शाह ईरान को एक बहुत ही लग्जूरियस रूम में लेकर आता है। ये रूम अब 3 दिनों तक ईरान का था, जहाँ पर वो 3 दिनों के लिए रिच पर्सन की लाइफ जी सकती थी, जो कि वो हमेशा चाहती थी। फिर शाह उनकी डील का एक कॉन्ट्रैक्ट ईरान को साइन करने के लिए बोलता है, पर ईरान के मुताबिक होटल के सभी सर्विस को एक्सप्लोर करने के लिए उसे 1 वीक चाहिए। लेकिन शाह 3 दिन से ज़्यादा उसे होटल में नहीं रखना चाहता। पर जब ईरान उसे रूम की चीज़ों को एक के बाद एक बुरे रिव्यूज़ देने लगती हैं, तब वो उसे 1 वीक के लिए वहाँ पर रहने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो उस रूम से चला जाता है। अब ईरान 1 वीक तक 5 स्टार होटल में लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय करने वाली थी, तो इसके लिए वो काफ़ी खुश थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ईरान शाह के कैबिन में बैठी हुई थी। अब इस होटल में उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जा चुका था। अब तो लिनो से उनके होटल की म्यूज़िक पर ओपिनियन देने के लिए बोलता है, ताकि अगर उनके होटल का म्यूज़िक ठीक ना हो तो वो लोग उसे इम्प्रूव कर पाए। लेकिन ईरान कोई भी म्यूज़िक सुनना नहीं चाहती थी। वो जब भी कोई फैंसी म्यूज़िक सुनती है तो उसे नींद आ जाती थी, तो वो इस मामले में अपना क्या ही ओपिनियन देती। शाह उसे अब इस चीज़ के लिए मनाने की कोशिश करता है। तब ईरान मौका देकर शाह से गुई को जॉब पर वापस रखने की रिक्वेस्ट करती है। उसके मुताबिक गुई ने उसकी इंसल्ट की थी और उसने उसे माफ़ कर दिया है। इस मामले में देखा जाए तो शाह का कोई भी लेना देना नहीं है। ये तो 2 लड़कियों के बीच की बात है, तो उसे गुई को जॉब पर रख लेना चाहिए। और वैसे उसने गुई से मिली हुई इंसल्ट की वजह से ही नेगेटिव रिव्यू दिया था। तो अब जब उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है तो शाह को भी गुई को माफ़ कर देना चाहिए। ईरान इस टाइम उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए शाह उसकी बात मान जाता है। अब जब शाह ने उसकी बात मान ली थी तो ईरान भी उनके होटल का म्यूज़िक जज करने के लिए मान जाती है।
जिसके बाद गुई को अपनी जॉब वापस मिल जाती है, पर वो बाकी एम्प्लॉयज़ के सामने ऐसा दिखाती है जैसे कि उसके जितना परफेक्ट एम्प्लॉय यहाँ पर कोई भी नहीं है। रिसेप्शन स्टाफ में से सिर्फ उसे ही यहाँ पर इंग्लिश आती है, उसके बिना तो इस होटल का काम चल ही नहीं सकता, इसलिए शाओ ने उसे वापस जॉब पर रख लिया। दूसरी तरफ हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम शेन है, जो कि अभी अभी चाइना की शंघाई सिटी में आया है। उसके दोस्त उसे इन्फॉर्म करते हैं कि उसकी असिस्टेंट वाइट सूट पहनकर उसका वेट पार्किंग लॉट में करेगी। उसी टाइम हम वहाँ पर शो को देखते हैं जिसने कि वाइट सूट ही पहनकर रखा हुआ था। शेन उसे अपनी दोस्त की असिस्टेंट मानकर उसकी कार में बैठ जाता है, जो देखकर शो उस पर गुस्सा करने लग जाती है। तभी शेन को उस असिस्टेंट का कॉल आता है जो कि पार्किंग लॉट की दूसरी तरफ उसका वेट कर रही थी। यहाँ पर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी, इसीलिए शेन अपनी हरकत के लिए शो से माफ़ी मांगता है, लेकिन वो तो उसका बैग कार से फेंक कर वहाँ से चली जाती है। वहीं शाओ येरान को उनके होटल का फैंसी म्यूज़िक सुनाने लग जाता है, पर एज़ यूजुअल येरान को वो म्यूज़िक सुनते सुनते नींद आ जाती है। वो नींद में शाओ के शोल्डर पर बार बार सर रख रही थी और शाओ से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा था। फाइनली जब म्यूज़िक पूरा होता है तो येरान नींद से जाग जाती हैं। वो उस पियानो आर्टिस्ट से उसकी म्यूज़िक की काफ़ी तारीफ़ करती हैं। शाओ के मुताबिक किसी भी आर्टिस्ट की आर्ट को कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। उन्हें अगर उनका आर्ट समझ में ना आए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका आर्ट बुरा है। ईरान के साथ साथ शाओ भी उस आर्टिस्ट की म्यूजिक स्किल की तारीफ़ करता है। उसके बाद ईरान के कहने पर वो पियानो आर्टिस्ट उन दोनों की एक फ़ोटो खींचती हैं। आर्टिस्ट के जाने के बाद ईरान शाओ को कस्टमर्स के मूड और उनके वाइब के हिसाब से उन्हें म्यूज़िक सुनाने को बोलती हैं। हर कस्टमर की म्यूज़िक की पसंद अलग हो सकती है। इन सब बातों के बीच में शाओ के पेट से आवाज़ आ रही थी। ईरान समझ जाती है कि अपने वर्कहॉलिक नेचर की वजह से वो खाना खाना ही भूल गया है, इसलिए वो उसको अपनी पसंद की स्ट्रीट फूड स्टॉल में लेकर जाती है। वहाँ के सभी स्ट्रीट फूड ओनर्स ईरान को अच्छे से जानते थे और अगर वो खाने को लेकर उन्हें कोई ओपिनियन देती थी तो ओनर उसे भी अपने खाने में अप्लाई करते थे। ये बात शाओ को थोड़ी सी अजीब लगी क्योंकि उसने भी किसी फूड ओनर के खाने को नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया था। उनके 5 स्टार होटल की तरह सिर्फ अच्छे से समझाया था कि कैसे वो अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पॉइंट पर दोनों एक पुरानी चाइनीज शॉप पर बैठे थे जहाँ का ओनर भी ईरान को बहुत ही अच्छे से जानता था। वो पहले उन्हें अपने होममेड डम्पलिंग्स देता है और फिर कुछ देर बाद उन्हें विनेगर लेकर देता है। आज भी शॉप में कस्टमर्स की भीड़ थी, इसीलिए उसे विनेगर लाने में देरी हुई। इसके लिए वो उनसे माफ़ी भी मांगता है। इतनी गलतियों के बाद भी ईरान को नेगेटिव रिव्यू ना देता हुआ देखकर शाओ शॉक था, जबकि डम्पलिंग्स के साइज़ भी अलग थे। 1-2 डम्पलिंग्स तो फटे हुए थे और जिस प्लेट में उन्हें सर्व किया गया था वो भी साइड से थोड़ी टूटी हुई थी। लेकिन ईरान को इन सब छोटी छोटी गलतियों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसके मुताबिक ये डम्पलिंग्स हैंडमेड है, मशीन से नहीं बने हैं, तो साइज़ में डिफरेंस तो होगा ही। और मेन पॉइंट टेस्ट का है, जो कि ये छोटे शॉप के ओनर्स कस्टमर की टेस्ट के हिसाब से ही खाने को इम्प्रूव करते हैं। कस्टमर्स की भीड़ होने के बाद भी वो उनके लिए विनेगर लाना नहीं भूला, मतलब कि उसी कस्टमर की केयर है। अब सालों के भरोसे के बाद ही ओनर्स और कस्टमर्स के बीच इतना अच्छा बॉन्ड बनता है, जो कि उनके 5 स्टार होटल में देखना इम्पॉसिबल है। 5 स्टार होटल्स तो कस्टमर्स से रिश्ता नहीं बल्कि पैसा बनाते हैं। जिसके बाद ईरान अपने चाइल्डहुड की एक बात शाओ को बताती है। वो जब छोटी थी तो उनकी फैमिली भी एक फूड स्टॉल चलाती थी, जो थी तो छोटी सी शॉप पर कस्टमर्स के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। एक दिन शॉप में इतनी भीड़ हुई थी कि उसके पेरेंट्स कस्टमर्स को अकेले संभाल नहीं पा रहे थे। तब कस्टमर उनकी हेल्प करने लगे और सब लोग एक साथ खाना बनाकर खाने को एंजॉय करने लगे। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बड़ी सी फैमिली पार्टी कर रही हो। लेकिन बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स ने उनके फूड स्टॉल की जगह पर कब्जा कर लिया और उनका शॉप बंद हो गया। ईरान की यह बात सुनकर शाओ को बहुत ही अच्छा लगता है और अगले दिन वो होटल अथॉरिटीज़ और स्टाफ को अपने न्यू आइडिया सुनाता है कि ओकेजनली कस्टमर्स उनके हेड शेफ्स के साथ मिलकर अपना खाना बना सकते हैं। अब कस्टमर्स तो अलग अलग कंट्री के भी हो सकते हैं, इसीलिए उनके होटल में इंडियन, थाई, जापानीज़, अमेरिकन जैसे कुछ कंट्रीज़ के शेफ़ मौजूद होंगे जो कस्टमर को उनके ट्रेडिशनल डिशेस खिला पाएँ और उन कस्टमर्स के साथ खाना भी बना पाए। शाओ का ये नया आइडिया सभी को काफ़ी पसंद आता है। वही ईरान की रूम को हाउसकीपिंग स्टाफ की एक लड़की जिसका नाम फेंग होता है वो साफ़ कर रही थी और किसी बात को लेकर रो भी रही थी। उससे रोने की वजह पूछने पर ईरान को पता चलता है कि फेंग ने एक शॉप से बहुत ही कॉस्टली स्किन केयर अपनी मॉम के लिए खरीदा था, लेकिन उस क्रीम से उसकी मॉम की स्किन बर्न हो गई। शॉप ओनर से उसने जब रिफंड मांगा तो उसने देने से मना कर दिया और फेंग को ये झूठा बोलने लगा, कहा कि ये बर्निंग उसके शॉप की स्किन केयर से नहीं हुई है।
फेंग सिर्फ इस होटल के अंदर एक इंटर्न है, उसकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करवा पाए। इस टाइम उसे कॉस्टली स्किन केयर के रिफंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ईरान को अब समझ में नहीं आता कि वो फेंग को क्या एडवाइस है। तभी उसे गर्ल स्टाफ लॉकर रूम में से बातें सुनाई देती हैं, जहाँ पर गुई फिर से ईरान को इंसल्ट करके उसके बारे में बुरा भला कह रही थी। तब ईरान लॉकर रूम के अंदर जाती है, जिसे देखकर गुई डर गई थी। उसे लगा कि उसकी जॉब फिर से चली जाएगी। वो ईरान से माफ़ी भी मांगती हैं, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलती और अपने रूम में लेकर आती हैं फेंग की हेल्प करने के लिए। ईरान के दिमाग में एक आइडिया था। वो यहाँ पर गुई के फेस को ऐसा मेकअप करती है जिससे कि उसके फेस में एलर्जिक बर्न हुआ हो। गुई ने फिर से ईरान के पीठ पीछे उसके बारे में बुरा भला बोलकर गलती कर दी थी, इसलिए अपनी जॉब बचाने के लिए वो उसकी हर बात मानती है। जिसके बाद ईरान गुई के मेकअप वाले फेस का और फेंग की नॉर्मल फेस का फोटो इंटरनेट पर डालकर एक पोस्ट लिखती है कि उस ओनर की शॉप के क्रीम लगाने की वजह से फेस की ये हालत हुई है। गुई और फेंग थोड़ा बहुत सेम ही दिखते थे, इसलिए इस झूठे पोस्ट पर भी किसी को शक नहीं होता। और बात रही उस ओनर की, तो वो पोस्ट देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उस ओनर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, जिसके बाद वो ओनर फेंग को रिफंड देने के लिए मान जाता है और उससे वो पोस्ट डिलीट करने की रिक्वेस्ट करता है। फेंग इन सब के लिए ईरान को थैंक यू बोलती है। तब ईरान उसे स्ट्रांग बनकर दुनिया का सामना करने की एडवाइस देती है। वहीं शाओ के होटल में ब्राइट प्लैटिनम होटल के इन्वेस्टर्स आए हुए थे, जहां वो उनसे मिलकर उनके होटल के साथ इन्वेस्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का ऑफर देता है। उन इन्वेस्टर्स को भी स्प्रिंग सी रिजॉर्ट होटल की हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए वो लोग शाओ से इस बार में सोचकर डिसीजन लेने का प्रॉमिस करते हैं। इधर ईरान जब होटल से बाहर जा रही थी, तभी लिफ्ट के पास उसे एक ओल्ड मैन दिखाई देता है जो कि क्लीनिंग स्टाफ से था। उस ओल्ड मैन की कार्ट अटक गई थी, फिर भी वो लिफ्ट रोककर उसका वेट कर रही थी, लेकिन लिफ्ट में मौजूद एक लड़की उस ओल्ड मैन का वेट नहीं करना चाहती थी, जिसे लेकर उस लड़की और ईरान के बीच में नोकझोंक होती है और वो लड़की अकेले लिफ्ट लेकर चली जाती है। फिर ईरान कार्ट को ठीक करने में उस ओल्ड मैन की हेल्प करती है और जब दोनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं, तब ईरान के काइंड नेचर को देखकर वो ओल्ड मैन उसे थैंक यू भी बोलता है। जिसके बाद ईरान एक नर्सिंग होम में आती हैं, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा एडमिट थी। वो दोनों बातें करते हैं। यहाँ पर ईरान जो कि खाना उनके लिए लेकर आई थी, दोनों उसे खाकर एंजॉय करते हैं। ग्रैंडमा ईरान को अपनी सेविंग्स देती हैं और वो बस थोड़े ही पैसे थे, पर ईरान के लिए ग्रैंड मदर का प्यार मैटर करता था। उन्होंने जो थोड़े पैसे भी सिर्फ उसे ही देने के बारे में सोचा था, वही ईरान के लिए बहुत ही स्पेशल बात थी। दूसरी तरफ शाह होटल चीफ शिंग के पास जाता है, जो कि उसे चाइनीज ट्रेडिशनल नूडल्स बनाकर खिलाता है, जिसे खाकर उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है। उसकी मॉम भी एक शेफ थी और चाइल्डहुड टाइम में उसने अपनी मॉम से ऐसे किचन में उसके साथ काम करने का प्रॉमिस किया था। और प्रेजेंट टाइम में शिंग उसे काम करने के अलावा भी पर्सनल लाइफ को जीने की एडवाइस देता है और हर दिन अच्छे से नींद पूरी करने के लिए बोलता है, क्योंकि शाह अपनी ड्यूटी की वजह से अच्छे से सोता नहीं था। वहीं शैन एक कॉलोनी में आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शैन और ईरान चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और इसी कॉलोनी में रहते थे। उस कॉलोनी को देखकर शैन को चाइल्डहुड टाइम की बातें याद आती हैं, जहाँ पर वो ईरान के साथ साइकिल चलाता था। अब वो उस कॉलोनी में मौजूद एक घर को देखने के लिए जाता है, जहाँ पर अब कोई भी नहीं रहता था, पूरा घर खाली था। उसी टाइम पर ईरान भी वहाँ पर मौजूद थी, जो कि उस घर को देखकर अपने चाइल्डहुड के टाइम को याद कर रही थी। एक टाइम था जब ये उसका घर था, वहाँ पर वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड मदर के साथ रहती थी, लेकिन अब इस घर के अंदर बस उनकी यादें ही रह गई थी। इस पॉइंट पर ईरान और शैन दोनों ही इस घर को एक्सप्लोर कर रहे थे, पर वो दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं पाते। इवनिंग को अब जब ईरान वापस से होटल में आती हैं, तो होटल के बाहर शाह उसे रिसीव करने के लिए आता है और अचानक से वो ईरान को उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जो बात ईरान के लिए बहुत ही शॉकिंग थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड यूप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।